बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलाबी पोइट्री के देखने और सुनने वालों को मोहब्बतों भरा अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज आपकी खिदमत में पुरानी रवायात का पार्ट 11 लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद है ये कहानी आपको बेहद पसंद आ रही होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। कहानी पर जाने से पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल की अलामत को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। पुरानी रवायात पार्ट 11। क्या आप शादी करेंगी मुझसे? वो मुंह खोलकर हैरत से उन्हें देखने लगी। सर, आप भी ना, मैं मजाक नहीं कर रहा। क्या आप अपने ऑफिस में आने वाली हर लड़की को ऐसे प्रपोज करते हैं? उसने कुछ दिलचस्पी से पूछा। नहीं, सिर्फ हमारी लड़कियों को। वो खुलकर मुस्कुराए। वो भी मुस्कुरा दी। और इस चक्कर में अब तक आपकी गाल मुबारक पर कितने हमले हो चुके हैं? एक भी नहीं। कोई सीरियस लेता ही नहीं कमबख्त। हालांकि मैं बिल्कुल सीरियस होता हूँ। अच्छा, चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। वो हंसी थी। बहरहाल गौर ज़रूर कीजिएगा मेरे मामले पर। वो मुस्कुराते हुए उन्हें ऐसे देखने लगी जैसे उनका कुछ नहीं हो सकता है। घर में माहौल काफ़ी संजीदा हो चुका था। आगाजान और घर के सभी अफराद ने उनसे बात करना छोड़ दिया था। ताई और सोबिया भाभी को भी सख्ती से ऑर्डर थे कि उनसे बात न की जाए। सब उन तीनों को नफरत भरी नज़रों से देखने लगे थे, मगर वो इन चीज़ों से कभी नहीं घबराई। सादिया बेगम और नरमीन को पता था वो कहाँ गई है। उसने उन्हें वकील के बारे में भी बता दिया था और हैरत की बात ये थी, अब की बार सादिया बेगम ने उसे मना भी नहीं किया और ना ही उसे कुछ समझाया। वो खामोश हो गई जैसे वो जान गई थी कि वो जो कर रही है सही कर रही है। जोया से उसकी काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई थी तो उसने उसे घर में चलने वाली अब तक की तमाम बातें बता दी और जोया मुंह खोले हैरत से उसे देखती रही। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी तुम इतनी हिम्मत करोगी। वो जूस का सिप ले रही थी। यानी कि तुमने सबके सामने निकाह से इनकार कर दिया। वो अभी भी बेयकीन थी। सिकंदर की क्या हालत थी। सिकंदर और आगाजान की हालत ऐसी थी कि दिल में ठंड पड़ गई। उसने मुस्कुराते हुए बताया और जोया को और भी बहुत कुछ बताती रही। जोया दिलचस्पी से सारी बातें सुनती रही। रात को एक बार फिर शकील साहब की कॉल आई थी। जी कहिए सर, उसने निहायत एहतराम से कहा। बस कहना क्या है, हमने तो फ़कत सुननी है। क्या? आपकी आवाज़। खुदा कॉफ़ी करें सर, क्यों मजाक करते हैं आप? वो बेड पर बैठी चाय पी रही थी। भाई, हमारे दिल के जज्बात हैं ये, बाकी आप जो समझें। आप भी ना। अच्छा, कोई नोटिस वगैरह आया या नहीं? अभी तक तो नहीं मिला। अगर मिल जाता तो घर में इतनी खामोशी ना होती। उसने नाखून चबाते हुए बताया। 10-15 मिनट उनसे मज़ीद बातें होती रहीं। उन्होंने दूसरी कॉल रात को 11 बजे की थी। यूं ही बेवजह बेमकसद 2 बातें केस के बारे में करते, 10 बातें शायराना करते। बहुत ही अजीब तबीयत के इंसान थे। उनकी 3 शादियां हो चुकी थीं, 2 तलाक़ें और एक बीवी के साथ वो बड़ी टेंशन भरी ज़िंदगी जी रहे थे, क्योंकि वो कुछ कड़वे मिजाज की ज़बानदार किस्म की औरत थी। पहली 2 बीवियों से उनकी कोई औलाद नहीं हुई
और तीसरी बीवी से 2 बेटे थे। वो एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर भी थी। उनके अक्सर झगड़े होते रहते थे। शकील साहब बामुश्किल बीवी के मिजाज को बर्दाश्त कर रहे थे और मिजाजन काफ़ी नर्म दिल किस्म के इंसान थे। सिवाय आशिकाना मिजाज के उनमें और कोई बीमारी ना थी। और इस उम्र में 3 शादियों के बावजूद भी वो दिलो जान से चौथी शादी के लिए तैयार बैठे थे। वो उनकी बातों को सिर्फ मजाक की हद तक अहमियत दे रही थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वो किस कदर संजीदा है। इस घर में माहौल काफ़ी संगीन हो चुका था। हर एक उनसे नफरत कर रहा था। सादिया बेगम तो खामोश होकर रह गईं। अक्सर अपने कमरे में पड़ी कुछ सोचों में घिरी रहती। नरमीन भी ज़्यादा वक्त अपने कमरे में गुजारती। इस सारे मामलात के बाद उसका दोबारा सिकंदर या आगाजान से सामना नहीं हुआ। लेकिन उस रात जब अदालत की तरफ से पहला नोटिस आया था तो सिकंदर उसे गुस्से से ढूंढते हुए किचन तक आया। वो किचन में चाय बना रही थी और सिकंदर ने आते ही कोर्ट के पेपर्स उसके मुंह पे मारे थे। ये क्या बेहूदगी है, वो गुस्से से चिल्लाया, जबकि उसकी चीख का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो ढीठ बनी चाय बनाने में मसरूफ रही। बेशरम, तुम में ज़रा भी शर्म नहीं है। घर की बात अदालत तक ले गई तुम। वो चाय में सुकून से चीनी मिलाने लगी। मैं अपने हक के लिए अदालत गई हूँ। अगर तुम 4 जमातें पढ़ चुके हो तो गौर से देखो। मैं वो हिस्सा मांग रही हूँ जो मेरे अब्बू का था। इस घर में आज तक कोई पुलिस या अदालत तक नहीं गया। वो उसकी आंखों में देखकर चिल्लाया। उसने चाय का कप जोर से काउंटर पे पटक दिया और उसकी आंखों में देखने लगी। अगर इस घर की औरतें ज़रा सा हिम्मत कर लेती तो तुम लोग यहाँ उन पर हुक्मरानी ना कर रहे होते। मेरी बात याद रखो सिकंदर फिरोज, तुम लोगों की नाजायज़ हुकूमत तब तक है जब तक इस घर की औरतों में शऊर नहीं आ जाता है। जिस दिन इनको अपने हक के लिए आवाज़ उठाना आ गया, उस दिन तुम लोगों की हुकूमत का सूरज डूब जाएगा। वो दांत पीस कर गुस्से से कह रही थी। ऐसा कौन सा जुल्म हो रहा है इस घर की औरतों पर? रोटी नहीं मिल रही, कपड़ा नहीं मिल रहा। वो भी उसी की ट्यून में बोला, औरतों के हकूक सिर्फ रोटी कपड़ा नहीं है। तुम लोग जब चाहते हो इन्हें जलील करते हो, जब चाहते हो इन्हें सबके सामने थप्पड़ मार देते हो, उनकी शादियों के फैसले कर देते हो और उनसे पूछना तो दूर, उन्हें लड़के की शक्ल भी नहीं दिखाते। तुम लोगों की नज़रों में औरत सिर्फ गुलामी करने के लिए पैदा हुई है। उसकी आवाज़ बैठ गई। सिकंदर ने माथे पर आया पसीना पूंछा। फिर सोचने लगा क्या जवाब दे उसे। जो भी हो, लेकिन अब यही तुम्हारी ज़िंदगी है। मैं ज़रा इलेक्शन से निमट लूँ, फिर देखता हूँ कैसे तुम हकूक़ की बात करती हो और किसे नहीं करोगी निकाह। मैं वो मंगनी तोड़ चुकी हूँ। अब तुम मेरे लिए ज़रा भी अहमियत नहीं रखते ए नन्हे साहब। वो तंजिया अंदाज में हंसा। जितना खुश होना है बोलो, लेकिन शादी तुम्हें मुझसे ही करनी होगी। तुम मेरी मर्ज़ी के बगैर कभी हिल भी नहीं सकती। कहते हुए वो बाहर की तरफ जाने लगा। तो ये बात तुम भी सुन लो, जिसे तुम ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हारी वो ख्वाहिश कभी नहीं पूरी होने दूंगी। वो उसके पीछे जोर से चिल्लाई। ये वक्त ही बताएगा। वो उसकी बात को तंज में उड़ा गया और उसे इतना गुस्सा था कि उसने चाय का कप उठाकर फर्श पर दे मारा। समझता क्या है खुद को, मैं उसकी ज़ेरे खरीद ग़ुलाम हूँ। वो लंबी लंबी सांसें लेकर अपना गुस्सा कम करने की कोशिश करती रही। वो एक बार फिर शकील साहब के ऑफिस में थी और उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो यहाँ क्यों आई थी। शकील साहब ने उसके सामने पानी रखा था। उसने खामोशी से गिलास उठाकर होठों से लगाया। वो उन्हें कुछ पल
देखते रहे, लेकिन बोले कुछ नहीं, यहाँ तक कि उसे खुद अपनी आमद की वजह बतानी पड़ी। आप जितनी जल्दी हो सके ये केस फिनिश करें, उसने तेज़ी से कहा था। अरे रिलैक्स, आपके चेहरे पर इतना गुस्सा अच्छा नहीं लगता मोहतरमा। बस मुझे ये केस जीतना है और अपना हिस्सा अलग करना है, तो अलग कीजिए, किसने रोका आपको? लेकिन ये काम वक्त के साथ होगा और मेरा वक्त कब आएगा? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मेरा वक्त कब आएगा। क्यों, आपके भी घर पे कब्ज़ा है किसी का? नहीं, मेरे तो दिल पे कब्ज़ा है किसी का। वो मुस्कुराए और वो गुस्से के बावजूद भी मुस्कुरा दी। 3 शादियाँ कर चुके हैं आप, क्या आपको अभी तक कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जो आपके दिल की मुराद पूरी कर देती? वो अपना केस भूल कर उनसे अलग मौजू पर गुफ्तगू कर रही थी। मिली तो है, लेकिन उम्र के आखिरी हिस्से में उन्होंने मायने खेज अंदाज में बात करते हुए उसकी तरफ देखा और वो मुस्कुराते हुए उन्हें घूरने लगी। फिर उसने पर्स निकाला था। शकील साहब टहलते टहलते जब थक गए तो फिर उसके सामने बैठ गए। आपकी फीस? उसने नोटों की एक गड्डी उनकी तरफ बढ़ाई, ये सोचकर कि वो पैसे देखकर उसका काम जल्दी निपटा दें। हमें जो मुस्कुरा कर देख ले, समझो हमारी फीस अदा हो गई। वो रोमांटिक अंदाज में शायरी करते हुए बोले। ख्याल करें सर, जब भूख लगती है तो खाना चाहिए होता है, मुस्कुराहट नहीं। वो भी मुस्कुराई। ये बात भी दुरुस्त है आपकी मोहतरमा, लेकिन अभी हम फीस नहीं रख सकते जब तक आपके काम को सही मायनों में शुरू नहीं करेंगे। वो जुमले के आखिर में संजीदा हुए थे। फिर भी थोड़ा बहुत तो रख लें, एडवांस समझ कर ही सही। उसने वो पैसे अभी तक टेबल से नहीं उठाए थे। वैसे मेरा आपको एक संजीदा मशवरा है, वो थोड़ा आगे होते हुए बोले। उसने भी तवज्जो से उनकी बात सुनने के लिए अपना सर आगे किया। शादी कर ले मुझसे, फीस नहीं देनी पड़ेगी, घर के पैसे घर में रह जाएंगे। तो क्या आपको कबूल है 3 औरतों से धोखा खाने वाला शख्स? आखिर में उन्होंने जोर का कहका लगाया। अपने ही मजाक पर वो खुद ही हंसते रहे, लेकिन वो बिल्कुल संजीदा थी। उसने होंठ भींचकर शकील साहब को देखा। हाँ, शकील साहब की हंसी पर अचानक ब्रेक लग गई। उन्होंने कुछ उलझे हुए हैरत भरे तासुरात से उसे देखा। क्या मुझे आपकी प्रपोजल कबूल है? उसने सपाट चेहरे के साथ कहा था। शकील साहब बुरी तरह उलझे हुए थे, फिर वो मुस्कुराए। उन्हें लगा शायद वो मजाक कर रही है। वैसे मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैं भी मजाक नहीं कर रही। उसने इस संजीदगी से जवाब दिया। मैं सच में आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं भी। तो कब करें निकाह? अगर आप अभी कहेंगे तो भी मैं तैयार हूँ। उसकी संजीदगी ख़त्म नहीं हो रही थी। फिर शकील साहब को भी सीरियस होना पड़ा। आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? उन्होंने पूरी संजीदगी से उसे देखा। उसने भी सर उठाकर उनकी आंखों में देखा। जी बिल्कुल। इस हामी के पीछे क्या वजह है? आप बेफिक्र रहें, मैं आपको इस्तेमाल नहीं करूँगी, ना कभी छोड़ कर जाऊँगी और ना ही बेवफाई करूँगी। शकील साहब उसे देखते रहे। मुझे यकीन नहीं आ रहा। शकील साहब उसे बेयकीनी से देख रहे थे। तो कल इसी वक्त कोर्ट में आ जाएं, मैं वहीं आपका इंतज़ार करूँगी। वो पर्स उठाकर खड़ी हुई। आज मुझे अपनी अम्मी और बहन को बताना है। शकील साहब को उनके ऑफिस में गुमसुम, हैरान व परेशान छोड़कर वो घर चली आई। उसने अपने फैसले के बारे में किसी से नहीं पूछा, बस रात को अम्मी और नरमीन को इतला दी जब वो खाना खा रही थी। मैं शादी कर रही हूँ। उन दोनों के कानों में धमाका हुआ था। क्या मतलब? कौन? किससे? नरमीन ने हैरत से बेतरतीब सवाल पूछे। सादिया बेगम भी गौर से उसे देखने लगी।
एक वकील है, बहुत अच्छा इंसान है, बस उम्र में थोड़ा बड़ा है, लेकिन मैं रह लूँगी उसके साथ। आलिया बेगम ने निवाला प्लेट में रखा। तुम होश में तो हो? ये क्या बातें कर रही हो? सिकंदर या आगाजान ने सुन लिया तो जीना हराम कर देंगे हमारा। तो पहले कौन सा? उन्होंने आपको फूलों की खेज पे बिठाया हुआ है। वो भी चिल्लाई। तुम खुदा का खौफ करो, ऐसे कैसे किसी से भी शादी कर लोगी तुम? ऐसे किसी से नहीं कर रही, अच्छी तरह जानती हूँ मैं उनको। वही मेरा केस लड़ रहे हैं और जल्द ही हम केस जीत कर अपना हिस्सा अलग कर लेंगे। फिर हमें किसी का डर नहीं होगा। हमारी अपनी अलहदा एक नई दुनिया होगी। वो उन्हें प्यार से कायल करने की कोशिश कर रही थी। अलहदगी की बात सुनकर सादिया थोड़ी नर्म पड़ गई। सच तो ये था कि अब उन्हें भी इस घर में अपना आप कैदी लग रहा था। वो सादिया बेगम और नरमीन को एतमाद में लेने के लिए काफ़ी देर तक समझाती रही, कुछ दलाइल और कुछ ख्वाब दिखाकर। बहरहाल वो थोड़ी नाराज़गी से ही सही, लेकिन मान गए। कुछ बातें वो जानबूझकर छुपा गई, जैसे शकील साहब की ये छोटी शादी है और उनके पहले से ही बीवी बच्चे हैं और वो उम्र में उससे कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं। नरमीन और सादिया बेगम को राज़ी करने के बाद वो काफ़ी खुश थी। उसके जहन में बार बार सिकंदर का चेहरा नज़र आ रहा था। वो जो कहता था कि तुम मेरे बिना हिल भी नहीं सकोगी और तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी। कल जब उसे किसी और के साथ देखेगा तो उसकी शक्ल देखने वाली होगी और वो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार होगी। वो उसके बारे में सोच सोच कर ही खुश हो रही थी। अगली सुबह वो पूरी तैयारी के साथ घर से निकली थी। सादिया बेगम ने उसे बहुत सारी दुआओं के साथ रुखसत किया था। शकील साहब अदालत में आए ज़रूर थे, लेकिन उन्हें ये यकीन नहीं था कि वो भी सच में आ जाएगी। जब वो उनके पास गई तो वो हैरत से उसे देखने लगे। कोर्ट रूम में जाने से पहले एक बार फिर शकील साहब संजीदगी से उससे मुखातिब हुए। क्या आप सच में ये करना चाहती हैं? उसने पूरे एतमाद से सर हिलाया। अगले 1 घंटे बाद वो एक दूसरे के मियाँ बीवी थे। शकील साहब बहुत खुश नज़र आ रहे थे और परेशान वो भी नहीं थी। वो उसे सबसे पहले एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले गए। खाना खाने के बाद उसने शकील साहब से कहा वो उन्हें अपनी अम्मी और बहन से मिलाना चाहती है। दर हकीकत वो उन्हें सिकंदर से मिलवाना चाहती थी। वो उनको घर ले आई। सीढ़ियों पे ही सिकंदर उसे मिल गया था। वो बड़ी तेज़ी से चाबी घुमाता कहीं जा रहा था, लेकिन उन दोनों को देखकर रुक गया और उनकी तरफ मुड़ा। कौन है ये? वो उसकी आंखों में देखते हुए बड़े रौब से पूछ रहा था। ये मेरे शौहर हैं। इशरत ने शकील साहब का हाथ अपने हाथ में लेकर फातहाना अंदाज में कहा था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे इसी कहानी के नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, लेकिन जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अगर उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल की अलामत को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। इसी के साथ आपका दोस्त आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हम सबका हामी और नाज़िर